सो हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी ट्रांसेंडिंग द 9 हेवंस का एपिसोड 7। इसके पहले वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, चुयांग टियान कंट्री जा रहा था कि तभी रास्ते में उसकी मुलाकात डू शिंग और डॉक्टर बू से हुई। उन लोगों पर असासिन्स ने अटैक कर दिया था, मगर चुयांग ने उनकी मदद की। उसने असासिन्स के लीडर को बंदी बना लिया था, जिसके बाद वो डू शिंग के काफिले के साथ ही टियान के लिए निकल पड़ा। अब आगे तो हम देखते कि चुयांग बग्गी के पीछे बैठकर असासिन्स के लीडर के साथ बातें कर रहा था। वो कहते भाई जरा अपने बारे में तो कुछ बताओ। तो बंदा कहता है कि मैंने कई सारे लोगों को लूटा है, मेरी कोई फैमिली नहीं है, अगर मैं मर भी गया तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिस पर चुयांग कहता है कि ये तो बहुत सही हुआ, फिर वैसे भी मैं सोच ही रहा था कि तुम्हें टियान के राजा के सामने पेश करूं। जिस पर वो लीडर गुस्सा होकर कहता है कि मुझे टियान के राजा से कोई डर नहीं है, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, वैसे भी मैं उन्हीं के बेटे के लिए काम करता हूँ। और तभी वो अचानक से चुप हो जाता है। लेकिन चुयांग समझ गया था कि ये बंदा तो प्रिंस यीफंग के लिए काम करता है, मगर वो इस बारे में लीडर से कुछ नहीं पूछता। वो कहता है जरा मेरे पास तो आओ, कुछ बात करनी है। तो बंदा तुरंत ही उसके करीब आ जाता है। चुयांग उसे कहता है कि मैं इस राज्य में नया हूँ और पता नहीं यहाँ कोई मेरी मदद करेगा भी या नहीं, तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मैंने किससे हेल्प लेनी चाहिए। जिस पर वो बंदा कहता है कि टियान के प्रिंस यीफंग बहुत अच्छे हैं, उन्होंने बहुत लोगों की मदद की है और तुम्हारी काबिलियत तो मैं देख ही चुका हूँ, शायद वो तुम्हें कोई अच्छी सी नौकरी दे देंगे। उसकी बातों से चुयांग समझ गया था कि बंदा वाकई प्रिंस के लिए ही काम करता है। जिसके बाद चुयांग अपनी स्वॉर्ड निकाल कर रस्सी काट देता है और ये बात डू शिंग को भी पता चल जाती है, तो तुरंत ही बग्गी को रोक देते हैं। चुयांग उस लीडर से कहता है कि मैंने तुम्हें बोला था कि टियान कंट्री जाते ही मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा, तो हम वहाँ पहुँच चुके हैं, इसलिए तुम आजाद हो। तो लीडर चुयांग को थैंक यू बोल के तुरंत ही वहाँ से भाग जाता है। मगर डू शिंग चुयांग के इस फैसले से खुश नहीं थे। वो पूछते हैं कि तुमने इस बंदे को जाने क्यों दिया, इसे हम कैद कर सकते थे। जिस पर चुयांग कहता है कि ये बंदा टियान के खास आदमी से मिला हुआ है, तो हम चाहकर भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते थे, इसलिए मैंने उसे आजाद करवा दिया। जिस पर डॉक्टर बू कहते हैं कि चुयांग ने जो भी किया वो सोच समझ कर ही किया होगा, अब हमने आगे का सफर तय करना चाहिए। अगले सीन में हम देखते हैं कि ये लोग फाइनली टियान कंट्री पहुंच चुके हैं। वहाँ पर टियान के प्रिंस यीफंग अपनी फौज लेकर इन्हीं का वेट कर रहे थे। तभी चुयांग डू शिंग को बग्गी रोकने के लिए बताता है। वो कहता है कि मैं टियान कंट्री तक ही आपके साथ आना चाहता था, अब मुझे अपने रास्ते जाना होगा। जिस पर डॉक्टर बू पूछते हैं कि बच्चे तुम हमारे साथ भी चल सकते हो। तो चुयांग कहता है कि मैं टियान कंट्री में ही रहूंगा, यहाँ मुझे थोड़ा काम है, अगर किस्मत ने चाहा तो हम दोबारा से जरूर मिलेंगे, वैसे भी आपका यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट काम है, तो मैं आपका ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाहता। तो डॉक्टर बू चुयांग को 2 बुक्स गिफ्ट करते हैं। वो बताते हैं कि इसमें मैंने मेरी सारी स्किल के बारे में लिखा है, तुम बहुत ही होनहार और बहादुर लड़के हो, इसका यूज करके तुम कई सारे लोगों की जानें बचा सकते हो, वैसे भी मेरी उम्र हो चुकी है, मगर तुम तो अभी बहुत यंग हो, इन आर्ट्स को सीख के तुम इस दुनिया को बेहतर बना सकते हो। तो चुयांग भी उनसे वादा करता है कि उनके दिखाए ट्रस्ट को कभी ब्रेक नहीं करेगा और वो लोगों की मदद करेगा। जिसके बाद उन्हें अलविदा कहकर वहाँ से जाने लगता है। प्रिंस भी वहीं से गुजर रहा था और उसी वक्त उन दोनों की ऑरा एक दूसरे से टकराती है। चुयांग सोच रहा था कि प्रिंस की ऑरा तो बहुत स्ट्रांग है, पता नहीं इसने इतनी प्रैक्टिस कब की होंगी। अब चुयांग बड़ी ही तेजी से सिटी के अंदर दाखिल हो जाता है और उसकी स्पीड को देखकर प्रिंस बहुत हैरान था। जिसके बाद वो डॉक्टर बू को ग्रीट करता है और उनकी कैरेज पर लगे एरोस को देखकर कहता है कि शायद आपका सफर मुश्किलों से भरा हुआ था। जिस पर डॉक्टर बू बताते हैं कि हम पर कुछ असासिन्स ने हमला किया था, लेकिन वहीं पर एक बंदा था जिसने हमें बचाया, अगर वो ना होता तो शायद आज मैं आपके सामने खड़ा नहीं होता। तो प्रिंस उनसे पूछता है कि क्या आप उस बंदे को पहले से ही जानते थे। तो वो कहते नहीं, वो तो वहाँ से गुजर रहा था और हमें मुसीबत में देखकर उसने हमारी मदद की। तो प्रिंस यीफंग कहता है कि आपको जो भी तकलीफ हुई उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन आपने उस बंदे के बारे में और जानकारी हासिल करनी चाहिए थी। जिस पर एल्डर बू बताती है कि वो लड़का अभी अभी सिटी में गया है। तो प्रिंस को तुरंत ही याद आता है कि उसने शायद इसी लड़के की ऑरा को महसूस किया था, इसलिए वो पूछता है कि क्या आपको पता है वो लड़का कौन से रीजन से बिलोंग करता है। तो एल्डर वो बताते हैं कि उसका नाम चुयांग है और वो टानवाई हाउस का डिसाइपल है। जिस पर प्रिंस कहता है कि चुयांग ने आपकी मदद करके हम पर एहसान किया है, हम उसे इसका रिवॉर्ड जरूर देंगे, अब आप हमारे साथ चलिए। अगले सीन में हम देखते हैं कि प्रिंस अपने मास्टर टैंक को रियासत के हाल हवाल पूछ रहा था। तो टैंक बताते हैं कि 3 बहुत बड़ी बड़ी आर्मीज डेविल में क्राई वैली के करीब पहुंच चुकी है, मगर उनका निशाना हम नहीं बल्कि वुजी कंट्री है, शायद हमारी टियान कंट्री महफूज है। जिस पर प्रिंस कहता है कि शायद से काम नहीं चलेगा, ये जंग का मैटर है, इसे हल्के में मत लीजिए, जल्दी से बुटियान पवेलियन को इस बारे में सारी जानकारी हासिल करने के लिए बता दीजिए और मुझे इसकी जल्दी से रिपोर्ट चाहिए। तो टैंक तुरंत ही अपने काम में लग जाते हैं। थोड़ी देर में वहाँ पर टाइजिन पहुँच जाता है। ये वही असासिन्स का लीडर था जिसकी चुयांग ने पिटाई कर दी थी। अब प्रिंस उससे पूछता है कि बताओ डू शिंग के साथ जो लड़का था वो कितना पावरफुल है, मैंने सुना है कि तुम्हारी उसके साथ फाइट हुई थी। जिस पर टाइजिन कहता है कि उस बंदे में बहुत सी स्किल्स है,
है जो मैंने आज तक नहीं सीखी, मगर फिर भी मैंने उसे तगड़ी टक्कर दी थी। उसकी बातें सुनकर प्रिंस की हंसी छूट जाती है। वो कहते हैं चुयांग ने तुम्हें पीटा और टियान कंट्री तक घसीटते हुए लाया, मगर फिर भी तुम्हें लगता है कि तुमने उसे तगड़ी टक्कर दी है। इंसान ने झूठ बोलना चाहिए मगर इतना भी नहीं। खैर अभी के लिए मैं तुम्हें माफ कर रहा हूँ, वो भी इसी वजह से कि तुम हमारे वफादार हो, मगर आइंदा से झूठ मत बोलना। तो टाइजिन उनसे माफी मांग कर वहाँ से भाग जाता है। अब अगले सीन में हम चुयांग को देखते हैं जो टियान सिटी में घूम रहा था। तभी उसकी नजर एक लड़की पर पड़ती है। उसे लग रहा था कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है, मगर वो तो कोई और ही थी। इसलिए चुयांग मायूस हो जाता है और तभी एक जेब कतरा उस लड़की की पर्स चुरा कर भागने लगता है। वो जिस गली से जा रहा था वहीं पर चुयांग भी पहुंच जाता है और उसके मुंह पर लात मार के उसे नीचे गिरा देता है, जिसके बाद वो उसे डांटने लगता है। वो कहते तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुम लोगों को ऐसे लूट रहे हो। अब चुयांग उसे अपनी पावर शो करता है, जिसे देखकर वो बंदा बहुत डर जाता है। चुयांग उसे कहता है कि तुम्हारे इस क्राइम के लिए मैं तुम्हें सिपाहियों के हवाले कर दूंगा। तो बंदा चुयांग से रहम की भीख मांगने लगता है। वो कहता है कि मैं भी पहले एक सिपाही था, मगर वहाँ पर भी करप्ट लोग थे, इसलिए आज मेरी ऐसी हालत है। जिस पर चुयांग कहता है फिर तुम कोई छोटा मोटा बिजनेस क्यों नहीं करते। तो बंदा कहता है कि यहाँ पर कुछ रईस लोग हैं और सिर्फ उन्हीं का बिजनेस यहाँ पर चलता है। वो लोग हम गरीबों पर बहुत अत्याचार करते हैं और सबसे खतरनाक है वांग फैमिली। वो लोग तो किचन में यूज होने वाली सीजर्स और नाइफ का भी बिजनेस करते हैं। जिस पर चुयांग कहता है कि इन छुरी कांटों को बेच कर वो कितना कमाते होंगे, इसमें तो कुछ फायदा भी नहीं है। जिस पर वो बंदा कहता है कि हमारे यहाँ पर लोहे की कमी है, सिपाहियों के पास न ज्यादा वेपन्स है और न ही आर्मर है, तो लोग इन्हीं छुरी कांटों को खरीद कर उसके वेपन्स बना रहे हैं ताकि जंग में उसी से काम चल जाए। तो चुयांग को पता चल गया था कि टियान कंट्री के पास वेपन्स की कमी है और यही इनकी कमजोरी है। अब चुयांग उस बंदे का शुक्रिया अदा करता है और साथ ही उसे दोबारा से चोरी ना करने की सलाह देता है और फिर वो मार्केट से गुजरते वक्त उस लड़की का पर्स भी उसे लौटा देता है। अब अगले सीन में हम रोजलिन को देखते हैं जिसे प्रिंस सिफांग ने मिलने बुलाया था। वो कहता है कि रोजलिन मुझे तुमसे किसी के बारे में जानकारी चाहिए कि आपके टानवाई हाउस में चुयांग नाम का कोई डिसाइपल था। अगर तुम इसके बारे में कुछ भी जानती हो तो मुझे बता दो। रोजलिन चुयांग का नाम सुनकर थोड़ी हैरान थी, जिसके बाद वो बताती है कि हाँ चुयांग टानवाई हाउस का ही डिसाइपल है। दरअसल वो मास्टर यूचिंग का डायरेक्ट डिसाइपल है और पर्पल गार्डन में रहता है। मैंने सुना है कि उसे सेक्ट से निकाल दिया, मगर इसका रीजन मुझे नहीं पता। तो प्रिंस कहता है कि मुझे इस बंदे के बारे में सब कुछ बताओ जो भी तुम्हें पता है। तो रोजलिन कहती है कि मेरे फादर किंगजू ने उसे फाइट करते हुए देखा था, वो कुंग फू में माहिर है। उसकी स्किल को देखकर मेरे फादर काफी इम्प्रेस हो गए थे। इतना ही नहीं चुयांग बहुत अच्छा डिसाइपल है और वो सभी का फेवरेट है। जिस पर प्रिंस कहता है हाँ आपकी बातों से मालूम हो रहा है कि आप भी उसे बहुत पसंद करती हो। जिस पर रोजलिन कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं, मैंने बस चुयांग की तारीफें सुनी है और इसी वजह से मैंने आपको ये सब बताया। अब प्रिंसेस थोड़ी कंफ्यूज होकर प्रिंस से पूछती है कि आप चुयांग के बारे में क्यों जानना चाह रहे थे। जिस पर प्रिंस बताता है कि चुयांग भी टियान कंट्री में आ गया है, मुझे लगा था ये बात तुम्हें पता होंगी। जिस पर रोजलिन कहती ना मुझे नहीं पता था, मगर मुझे खुशी हुई कि चुयांग भी यहीं पर है। अब अगले सीन में हम एक मास्क पहने हुए बंदे को देखते हैं जो कि टियान के जमींदार की तिजोरी के पास पहुंच गया था। वहाँ पर एक पहरेदार भी था, मगर वो बंदा उससे छुपकर तिजोरी के पास पहुंच जाता है। वो उस तिजोरी की व्हील को अपनी पावर से ओपन करता है, लेकिन अंदर जाने के बाद और एक डोर था और उस पर भी एक बहुत पावरफुल लॉक लगा हुआ था, लेकिन वो बंदा उसे भी अपनी पावर्स का यूज करके ओपन करता है। वो देखता है कि वहाँ पर ढेर सारा गोल्ड है। अब इतना सारा सोना और चांदी देखकर उसकी आंखें चमक जाती हैं और ये कोई और बंदा नहीं बल्कि अपना चुयांग था। वो कहता है कि मेरी 9 हेवन स्वॉर्ड में इतनी पावर्स है जो हर एक चीज को एब्जॉर्ब करके उसे रिफाइन कर सकती है। अब मैं इस सारे गोल्ड को रिफाइन कर लूंगा, ये सारा गोल्ड अब मेरा हुआ। अब अगले दिन हम उसी जमींदार को देखते हैं जो तिजोरी के सामने से गुजर रहा था और तभी अचानक से उसका ध्यान तिजोरी पर जाता है। वहाँ पर एक गोल्ड का टुकड़ा भी नहीं था। ये सब देखकर वो बंदा अपना सिर पीटने लगता है। वो कहता है हे भगवान मेरे साथ क्या हो गया, मैं तो बर्बाद हो चुका हूँ, आखिर मेरा गोल्ड किसने चुराया होगा। और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब हम देखते हैं कि शहर के लोग एक न्यूली ओपन हुए स्टोर के सामने खड़े थे जहाँ पर मैजिक वेपन बेचे जाने वाले थे। वो सोचते हैं कि स्टोर को चलाने वाला वाकई बहुत मालदार होगा और तभी चुयांग वहाँ आकर उन्हें ग्रीट करता है। वो कहता है कि आप सभी का मेरे स्टोर पर स्वागत है, आप यहाँ से मैजिक वेपन्स खरीद सकते हो और वो भी सही रेट में। इतना कहकर चुयांग स्टोर में चला जाता है। अब वहाँ पर 2 बदमाश लोग आ जाते हैं। वो कहते वाह क्या नाम रखा है स्टोर का, टियानबिंग पवेलियन, बहुत अच्छा नाम है। चलो आज ओपनिंग के दिन हम ही सबसे पहले मैजिक वेपन को खरीदते हैं। जिसके बाद वो शॉप में आ जाते हैं। चुयांग उनसे कह रहा था कि बताए आपको कौन सा वेपन खरीदना है। मेरे पास बहुत सारे वेपन्स हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे पास जो भी सामान है वो काफी महंगा है। तो दोनों भी सामान चेक करने लगते हैं। तभी उसमें से एक बंदे की नजर स्वॉर्ड पर पड़ती है। वो उसे उठाने ही वाला था कि तभी चुयांग उसे रोक लेता है। वो कहता है कि मेरे वेपन्स बहुत खतरनाक है, इन्हें सिर्फ एक मार्शल आर्ट जानने वाला ही हैंडल कर सकता है। तभी वो दूसरा बंदा चुयांग को पीछे ढकेल कर कहता है कि हम भी कोई ऐसे वैसे खिलाड़ी नहीं है, हम इसे हैंडल कर सकते हैं। तो चुयांग कहता है ठीक है
है आजमा के देख लो। तो बंदा जल्दी से जाकर उस स्वॉर्ड को उठाने लगता है, मगर वो स्वॉर्ड इतनी हेवी थी कि बंदा उसे हिला भी नहीं पा रहा था। तो उसका साथी कहता है अरे भाई तू रहने दे, मैं इसे उठाता हूँ। जिसके बाद वो फुल रेडी होकर उसे उठाने की कोशिश करता है, मगर वो तो उससे भी हिल नहीं रही थी। ये देखकर उसका दोस्त उस पर हंसने लगता है। वो कह रहा था कि अबे गेंडे ये तो तेरे से भी नहीं हिल रही। तो बंदा चुयांग पर बहुत भड़क जाता है और कहता है कि मुझे बताओ तुमने इसे किस चीज से चिपकाया है, शायद तुमने किसी पावरफुल ग्लो का यूज किया है। तो चुयांग उसे समझाता है कि ये स्वॉर्ड डेडली ब्लैक आयरन से लॉक्ड है, तुम लोग बिना किसी स्किल या फिर कल्टीवेशन से इसे उठा नहीं पाओगे। जिसके बाद वो खुद ही उस स्वॉर्ड को उठाकर उन्हें थोड़ी सी तलवारबाजी दिखाता है। चुयांग की मूव्स को देखकर वो दोनों भी हैरान थे। वो कहते कि तुमने इस पर कोई मैजिक डाला है, जल्दी बताओ तुम कौन सा मैजिक यूज करते हो। फिर उनमें से एक बंदा चुयांग को डराने के लिए अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है, मगर चुयांग पलक झपकने से पहले उसके स्वॉर्ड के टुकड़े टुकड़े कर देता है। तभी वो दूसरा बंदा चुयांग पर अटैक करने की कोशिश करता है। तो चुयांग उसकी दाढ़ी के बाल उड़ाकर कहता है कि इस स्वॉर्ड ने अभी तक खून को टेस्ट नहीं किया है, मुझे लगता है कि तुम दोनों ही इसकी प्यास बुझाओगे। शायद मैं तुम लोगों पर इसका यूज करके पता कर सकता हूँ कि कितनी ज्यादा शार्प है। तो बंदा तुरंत ही कहता है मेरे भाई ऐसा नहीं करो, देखो हमें पता चल गया है कि तुम्हारी स्वॉर्ड बहुत तेज है, प्लीज हमें यहाँ से जाने दो, हम दोबारा से तुम्हें कभी परेशान नहीं करेंगे। इतना कहकर वो दोनों तुरंत ही वहाँ से भाग जाते हैं। बाहर अभी भी भीड़ लगी हुई थी। वो लोग उन दोनों बदमाशों से पूछ रहे थे कि तुम इतने डरे हुए क्यों हो। तो कहते कि बंदा बहुत खतरनाक है, मैं जैसे तैसे बच के वापस आया हूँ। इतना बताकर वो वहाँ से भाग जाता है। अब चुयांग सभी को बताता है कि मेरे वेपन्स बस कल्टीवेटर और मार्शल आर्टिस्ट के काम आ सकते हैं। अगर आपके पास कोई स्किल नहीं है तो मेरे शॉप की खरीदी हुई कोई चीज आपके किसी काम नहीं आएगी। तो वो लोग कहते कि हमारे पास तो कोई स्किल ही नहीं है। खैर हमारे यहाँ पर समय ही बर्बाद हो गया। जिसके बाद वो सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। अब रात के समय चुयांग अपनी स्वॉर्ड को देख रहा था और तभी 9 हेवंस एक्टिवेट हो जाती है। वो चुयांग से कह रही थी कि मेरी वजह से तुमने गोल्ड टेल्स को रिफाइन किया है, मुझे लगा था कि तुम इसका कुछ अलग तरीके से इस्तेमाल करोगे, मगर तुमने तो वो शॉप खोल दिया, पता नहीं तुम इतने बेवकूफ क्यों हो। जिस पर चुयांग कहता है कि इस राज्य में वेपन्स नहीं है और ना ही बनाने वाले लोग जिंदा बचे हैं, इसलिए मैंने 9 हेवंस ट्रिब्यूलेशन की पावर्स को यूज करके वेपन्स बनाए। मेरी शॉप की वजह से इस कंट्री को वेपन्स की कोई कमी नहीं रहेगी। जिस पर 9 हेवंस कहती कि मेरे पास असीम शक्तियाँ हैं जो तुम्हें धीरे धीरे समझ आएगी, कुछ समय बाद तुम इस दुनिया के सबसे महान वॉरियर बन जाओगे। अब चुयांग सोचता है कि मेरी शॉप में ऐसे ऐसे मैजिकल वेपन्स है जो सिर्फ एक पावरफुल बंदा ही यूज कर सकता है। और तभी हम एक शख्स को देखते हैं जो टियानबिंग पवेलियन आ चुका था। अब ये बंदा कौन है ये हमें नहीं दिखाया गया और इसी मिस्टीरियस एंडिंग के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।